20 मिनट, केवल 20 मिनट तो मुझे दो। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, अगर ये चैप्टर तुमने पहले पढ़ रखा है तो आज मैं पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो चार्ट में सेट करवा दूंगा। और पॉसिबिलिज्म हो, डिटर्मिनिज्म हो या फिर न्यू डिटर्मिनिज्म हो, ये सब क्या होता है, क्यों होता है और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, सब कुछ रिवाइज होगा। और सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है ना कि लास्ट में गिवन 5 क्वेश्चंस के सही आंसर तुमने कमेंट कर दिए तो तुम्हारा नेचर एंड स्कोप डन हो गया। तो क्या हाल चाल क्लास 12, मेरा नाम है उत्कृष्ट एंड आई एम अ ज्योग्राफी मेंटर। देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप के बारे में। इस नेचर एंड स्कोप वाले चैप्टर में ना, इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक रैपिड रिवीजन में कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए ये है ना कि सुनो, आराम से बैठ जाओ और कान में ईयरफोन्स लगा लो और ईयरफोन्स लगा के शांति से 20 मिनट के लिए अपना फोकस नहीं बनाए रहो, ठीक है। पहले वो तुम्हारा पहला चैप्टर, और जब पहले चैप्टर को तुम स्टार्ट करते हो तो कुछ इस फ्लो में चैप्टर चलता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि इससे पहले आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखा है और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सारी चीजों को पढ़ रखा है। लेकिन आप अब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है। इस ह्यूमन ज्योग्राफी होता है क्या और इस ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या स्कोप्स है, ठीक है, कौन कौन से थ्योरीज हैं, कैसे अप्रोचेस हैं, सारी चीजों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप नीचे जाते हो तो हम पहले नेचर पढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, उसके साथ साथ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये क्या होता है। फिर आप नीचे आओगे तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर टाइमलाइन के थ्रू कि हमारी ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुई। क्लियर आता है। और पहली बात, जब आप एनसीईआरटी खोलते हो तो एनसीईआरटी को खोलते ही आपको सबसे पहले ये दिखाई देता है, ठीक है, क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अब इस ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप को पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप सबने क्लास 11 में क्या पढ़ रखा था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। उस ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में आपको यह समझा जाता है कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा विषय जो आसपास के साइंसेस को इंटीग्रेट कर लेता है। और वही यहां पे लिखा हुआ है क्या, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट core concern of geography as a discipline is to understand the earth as a home of human being। और यहीं पे एक साइंटिस्ट आए थे, that is इराटोस्थीन्स। इराटोस्थीन्स ने ये बताया था कि ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। यानी अगर मैं ज्योग्राफी एज अ कंबाइंड स्टडी करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अर्थ को डिस्क्राइब कर रहा हूं, लेकिन अर्थ को डिस्क्राइब कर रहा हूं एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ये जो अर्थ है ना, ये मेरा घर है और इस अर्थ को मैं डिस्क्राइब करूंगा एज माई होम, यानी ये मेरा घर है, ये पूरा अर्थ मेरा घर, और मैं अब अपने घर को स्टडी करूंगा। और यही फिजिकल ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है और यही ज्योग्राफी होती है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे डुअलिज्म निकलता है। डुअलिज्म में क्या होता है, अब लोग कहते हैं कि देखो ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, यानी ह्यूमन का इस नेचर के साथ इंटरेक्शन भी है, लेकिन सराउंडिंग भी है। तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और इसी चीज को हम लोग डुअलिज्म कहते हैं। इसी चीज को हम लोग डुअलिज्म कहते हैं। और सिंपल सी बात थी, देखो डुअलिज्म का मतलब होता है द्वैत। यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा ज्योग्राफी एज अ, देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्ट टू डुअलिज्म। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो डुअलिज्म में आता है, और डुअलिज्म का मतलब होता है द्वैत। देखो पहली बात, अगर तुम फिलॉसफी में जाओगे, फिर बहुत सारी चीजों में जाओगे, तो इसका बहुत ही वाइड रेंज ऑफ मीनिंग है, ठीक है। और सिंपल सी बात, डुअलिज्म का मतलब होता है द्वैत, हिंदी में अगर बोलो तो, यानी दो चीजें अलग अलग हैं और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी है, ठीक है। जैसे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ता हूँ एक, और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, यानी सराउंडिंग को पढ़ता हूँ और उस नेचर और उस ह्यूमन के बीच के इंटरेक्शन को पढ़ता हूँ। तो मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लिया और साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ लिया। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, एक और लाइन लिखिए, दैट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग। यानी अगर मैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की बात करूँ तो वो पहली बात लॉ मेकिंग है, और इस लॉ मेकिंग को हम लोग थ्योरिज्म कहते हैं, ठीक है, और नोमोथेटिक कहते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव की, तो इट इज आइडियोग्राफिक, और ये आइडियोग्राफिक भी है, यानी ये लॉ मेकिंग भी है और उसके साथ थ्योरेटिकल भी है, यानी डिस्क्रिप्टिव भी है। क्लियर आता है। और यहीं पे इसके अप्रोचेस की बात आती है तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं। पहली बात, ये तो वो सिस्टमैटिकल अप्रोच होगा या तो वो रीजनल अप्रोच होगा। और ये सिस्टमैटिकल अप्रोच और रीजनल अप्रोच होता क्या है, जब बात आती है सिस्टमैटिकल और रीजनल अप्रोच की बेटा ना, तो सिंपल सी बात है। देखो सिस्टमैटिकल अप्रोच मतलब एक सिस्टम के थ्रू मैं ऊपर से नीचे तक की पूरी स्टडी करूंगा, एक सिस्टम के थ्रू मैं पूरे ऊपर से नीचे तक की प्रॉपर स्टडी करूंगा। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेरी पूरी बॉडी की कंबाइंड स्टडी करी एक सिस्टम के थ्रू, यानी उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आपको शुगर हुआ है, आपको ये, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जो भी सारी चीजें, उसने एक प्रोसीजर्स फॉलो किया, उस प्रोसीजर के थ्रू मेरे पूरे बॉडी की स्टडी करी। दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक स्टडी, दैट इज सिस्टमैटिकल अप्रोच ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। और यहीं पर अगर बात करूं रीजनल अप्रोच की, नाउ व्हाट इज रीजनल अप्रोच। जब बात आती है बेटा रीजनल अप्रोच की, तो रीजनल अप्रोच का मतलब होता है आप किसी एक रीजन स्टडी करते हो। यानी अगर मेरा ये हाथ फ्रैक्चर्ड है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहता हूँ डॉक्टर साहब मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर क्या बोलेगा, आप एक काम करो, आप जाओ एक्सरे करा के आ जाओ। तो उसने केवल स्पेसिफिकली इस रीजन की स्टडी करी, यानी इस केवल हाथ की स्टडी करी, एंड इट इज नोन एज अ रीजनल अप्रोच।
और ये ज्योग्राफी को पढ़ने का एक रीजनल अप्रोच होता है, यानी मैं इस पूरे अर्थ को नहीं पढ़ता हूं, मैं पूरे सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करता हूं, मैं किसी एक रीजन को उठाता हूं और उस एक रीजन का डिटेल स्टडी करता हूं। दैट इज नोन एज रीजनल अप्रोच ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी एंड द सिस्टमैटिकल अप्रोच ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। यहां तक समझ गए। लेकिन अब बड़ी बात आई है, ये तो सारी पहले की बातें थी ना, अब बात आती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। अब बात आती है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, फिजिकल इन्वायरमेंट है और हम ह्यूमन है, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट और हम ह्यूमन, तो हम ह्यूमन इस फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और साथ दोनों फिजिकल इन्वायरमेंट भी और ह्यूमन भी रैपिडली चेंज हो रहे हैं, इसकी कंबाइंड स्टडी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इसकी कंबाइंड स्टडी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन यहां पे बात आता है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पे आता है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। पहली बात, सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी, हमारी पूरी सोसाइटी और हमारा पूरा कल्चर, ये पूरे ह्यूमंस हो गए ना। मेरी सोसाइटी है और मेरी सोसाइटी कुछ कल्चर है, इस पूरे कल्चर को हम ह्यूमन ने बोला, ठीक है। लेकिन साथ साथ फिजिकल इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होगा। तो जब फिजिकल इन्वायरमेंट और सोसाइटी कल्चर साथ में पढ़ते हैं तो ह्यूमन का नेचर के साथ रिलेशनशिप की स्टडी को, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर्स हैं, ठीक है, इन सारों ने अपने अपने थॉट्स दिए, अपने अपने डिफिनेशंस दिए, और यहीं पे आपके एनसीईआरटी में कुछ डिफिनेशंस लिखी हुई 3-4, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनसे इसके आगे आओगे तो देखो सिंपल सी बात ऐसा कुछ है, ये पूरा नेचर है और ये पूरा इन्वायरमेंट है, इसकी कंबाइंड स्टडी हुई जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोला। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको 3-4 डिफिनेशंस दिए हुए हैं, समझ में आया? देखो एकदम आराम समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस, ह्यूमन सोसाइटी मतलब ह्यूमन नेचर और अर्थ सरफेस मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट की सिंथेटिक स्टडी को, यानी कंबाइंड स्टडी को। सिंथेटिक का मतलब होता है कनेक्टेड, ठीक है। तो मैंने ह्यूमन को भी स्टडी किया, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी को भी स्टडी किया, और साथ साथ अर्थ सरफेस यानी फिजिकल इन्वायरमेंट को भी स्टडी किया, और ये कनेक्टेड स्टडी को मैंने क्या बोला, ह्यूमन ज्योग्राफी बोला। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोल रहे हैं रिट्जल, एक साइंटिस्ट थे, ही इज नोन एज रिट्जल। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी, और इस पूरी डेफिनेशन में एक वर्ड फोकस किया गया, दैट इज सिंथेटिक। इस सिंथेटिक स्टडी को हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी बोला, ठीक है। तो पहली बात, जहां भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंथेटिक स्टडी नाम किसने दिया था, लाइक रिट्जल का डेफिनेशन क्या था, तो रिट्जल का डेफिनेशन जब भी आएगा तो सिंथेटिक नाम को याद रखना कि अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी यानी ह्यूमन कल्चर के सिंथेटिक स्टडी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, सिंपल सी बात। और दूसरे डेफिनेशन की बात करूं तो दूसरे डेफिनेशन देते हैं कौन, एलन। एलन क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनरेस्टिंग अर्थ, यानी एक कंबाइंड स्टडी। देखो बात ये भी वही कह रहे हैं, बस इनके बोलने का तरीका अलग है। ये क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, ये कनेक्टेड स्टडी है किस चीज की, अनरेस्टिंग मैन की। अनरेस्टिंग मैन मतलब क्या, यानी मैं हूं, मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा हूं, ठीक है, मैं कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा हूं। और अनरेस्टिंग अर्थ यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, और फिजिकल इन्वायरमेंट कभी भी रिजिड नहीं होती है, ये पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है। आप अगर अर्थ क्रस्ट की बात करो तो नए नए कॉन्टिनेंट्स बिल्ड हो रहे होते हैं, कॉन्टिनेंट्स टूट रहे होते हैं, कहीं वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, सारी चीजें, अर्थ पूरा सरफेस चेंज हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। और इसी अनरेस्टिंग अर्थ और ये अनरेस्टिंग मैन की कनेक्टेड स्टडी को हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी बोला। और ये बात कौन कह रहे थे, ये बात करते एलन से सैंपल। इस नाम को याद रखना और इस डिफिनेशन को भी याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बात में अगर बात करूं, दैट डायनेमिज्म इज अ रिलेशनशिप इज अ कीवर्ड इन सैंपल डेफिनेशन। इस पूरे डेफिनेशन में जो इस पूरे डेफिनेशन में क्या था, डायनेमिज्म इज अ रिलेशनशिप इज अ कीवर्ड, ठीक है। इस पूरे में अगर बात करूं, ये जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है, रिलेशनशिप ये बात बताता है, एम्फसाइज करता है कि ये पूरे अर्थ को, अनरेस्टिंग अर्थ को और इस अनरेस्टिंग मैन के रिलेशनशिप को मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी बोल दी। जैसे ऊपर वाले में सिंथेटिक था, वैसे यहाँ पे आप कमेंट करोगे नीचे, ठीक है। तीसरे डेफिनेशन आते हैं। तीसरे डेफिनेशन ये कहता है क्या, तीसरे डेफिनेशन कहता है दैट कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ थियोफिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड आवर रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स विच इनहैबिट इट, ठीक है। अब बात आती है जो लॉज अर्थ को गवर्न करती है, जो लॉज अर्थ को गवर्न करती है। पहली बात, ये लॉ पहले से ही गवर्निंग है, मैंने बाद में आके बताया ना कि हाँ ये लॉ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये लॉ बहुत पहले से थी। यानी अगर मैं बात करूं न्यूटन के थर्ड लॉ की, तो न्यूटन की थर्ड लॉ बहुत पहले से एग्जिस्टिंग है, बाद में न्यूटन साहब ने इसकी खोज करी है, बताया कि हाँ कोई लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग अपने थर्ड लॉ की तरफ पे या फिर एक लॉ बना सकते हैं जहां पे चेंज इन मोमेंटम करके कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको केवल डिस्कवर किया,
उन्होंने इसको इन्वेंट नहीं किया है, ठीक है। ये लॉ बहुत पहले से एग्जिस्टिंग था, उन्होंने बस बता दिया कि हाँ ये लॉ है। तो वहीं पे जो लॉ अर्थ को गवर्न करते हैं, उसके साथ साथ जो लोग इस पर रहते हैं, इस अर्थ पे, इनके कंबाइंड स्टडी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। क्लियर है? ये तीनों डिफिनेशंस आपको समझ में आए। और तीनों डिफिनेशंस में जो तीनों नाम है, सबसे पहला क्या था? सबसे पहला है रिट्जर, दूसरा एलन सेजैम्पल और तीसरा पॉल विदाल दाले ब्राचे। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ में आता है, लेकिन ये तीनों डिफिनेशंस आप लोग याद कर लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगर मैं आगे बात करूं, डेट एक सिंपल सी कहानी, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बना के रखना है क्या कि ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी, क्या होंगी? ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी और फिजिकल इन्वायरमेंट होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज और फिजिकल इन्वायरमेंट का अगर मैं कंबाइन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी निकल के आ जाएगी। ये आपको डिफिनेशन याद रखने, बाकी जो तीनों ने बोला वो सब याद रखने हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसमें बात आओ, जिसमें बात है मेजर अप्रोचेस और थॉट्स। लोगों ने क्या थॉट्स दिए और उनके अप्रोचेस क्या थे? मेजर अप्रोचेस एंड थॉट्स। सबसे पहली बात इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात आती है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता क्या? नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन। यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में सिंपल सी बात ये बोली जाती है कि देखो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये जो नेचर है ना, ये तुम्हारे कल्चर को इफेक्ट करेगी। लाइक नेचर ये बताएगी कि आप क्या खा रहे होगे, आप कौन सा भाषा बोल रहे हो, आप किस जगह पे रह रहे हो, ये सब नेचर डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते हो। ये कौन कह रहा था? ये कह रहा था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। लेकिन यही बात करूं पॉसिबिलिज्म की, तो पॉसिबिलिज्म कहता है नेचर प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज। यानी मैं नेचर की स्टडी करता हूं और बाय स्टडिंग द नेचर हमें नेचर पॉसिबिलिटीज देती है कि मैं ग्रो करूं। मैं टेक्नोलॉजीज का यूज करता हूं एंड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज नेचर को ओवरकम करके खुद के लिए पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करता हूं। और यही बात आती है पॉसिबिलिज्म की। लेकिन एक और बात, दैट इज न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो। ये बैलेंस बताता है कि देखो, पहली बात, नेचर तुमको डोमिनेट नहीं कर रही, नहीं तुम नेचर को डोमिनेट कर रहे हो। हम दोनों को स्टॉप एंड गो टेक्निक अपनाना है। यानी हम लोगों को ये बात ध्यान में रख के चलना है कि हम लोग जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको कितने लिमिट में यूज करना और कितना यूज करना, सब चीजें हम लोग एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, जिसको हम लोग मध्यम मार्ग बोला। ठीक है। और यहीं पे बात आती है जब आप नेचर की स्टडी करते हो, यानी आपका दूसरा टॉपिक ये हो गया। अब जब एनसीईआरटी हटाओगे तो आपका दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होगा? बहुत कंफ्यूजिंग सा नाम है, मुझे नहीं समझ में आता है। आपको आता है? सिंपल सी बात बताता हूँ, लिखा हुआ है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन। अब ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, सिंपल सी बात देखो, ह्यूमंस ने नेचर की स्टडी की और उसके बाद टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। यानी मैंने देखा कि आखिर अच्छा नेचर ऐसा है, एक काम करता हूं, मैं पहले नेचर की स्टडी करता हूं, अब इस नेचर की स्टडी करके मैं टेक्नोलॉजीज को डेवलप करूंगा, जिसको मैंने क्या बोला? जिसको मैंने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोला। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैंने पहले बताया, दैट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? नेचर क्या करती है? नेचर कंट्रोल ह्यूमंस। नेचर ह्यूमन को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या ये सही बात है कि नेचर आपको कंट्रोल करती है? आप इस बात को मानते हो? देखो मैं मनवाता हूं, सिंपल सी बात है। अगर बात करूं भारत की, तो भारत में जो रिवर सिस्टम है, दैट इज व्हाट? दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। अब इस गंगा रिवर सिस्टम में आप बात करोगे तो भारत के जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इस गंगा के ही रीजन में स्थित है, गंगा के रीजन में प्रेजेंट आता है। ऐसा क्यों होता है? इस गंगा रिवर सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती हैं, ये आपस में जो लैंड होता है उसको बहुत ही फर्टाइल बना देती है। अब जब बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। अब जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा तो लोग वहीं रहेंगे ना जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो, क्योंकि उनको खाने को मिल रहा है, तो इसलिए वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। और यही अगर मैं आपको लेके जाता हूँ राजस्थान में, जहां पे डेजर्ट है, गंदा वाला, एकदम बहुत गर्मी पड़ती है, पसीने छूटते रहते हैं। अब वहां पे लोग क्यों नहीं रहते हैं? वहां पे लोग नहीं रहते क्योंकि वहां पे रहने के लिए अच्छी चीजें नहीं है। वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी बहुत अच्छे से, बहुत ही वर्स कंडीशन वहां पे किसी को सर्वाइव करने के लिए, तो इसलिए वहां की पॉपुलेशन कम है। तो इन्वायरमेंट ने डिसाइड किया ना कि आप कहां रह रहे होगे, और यही बात कहता था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी इन्वायरमेंट यानी नेचर कंट्रोल करता है हमारे ह्यूमंस को। लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। लोगों ने बोला कि बहुत ही डिटर्मिनेट है और बहुत ही रिजिड थॉट है ये। अब आगे बात है किसकी? द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की। अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बेटा सिंपल सी बात कहता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी इससे पहले आपने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ा था। अब ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में कहता है कि हम लोग टेक्नोलॉजीज के थ्रू नेचर को इफेक्ट करते हैं, यानी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं एंड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज नेचर को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं।
जैसे हम लोगों ने कहीं ब्रिज बना दिया, पहाड़ों काटा ब्रिज बना दिया, ठीक है, कहीं पहाड़ है उसके अंदर ऐसे टनल्स बना दी और टनल्स में गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, सारी चीजें हो रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये सब काम हो रहा है। लेकिन ये काम कब हो रहा है? ये काम तब हो रहा है जब टेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग नेचर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर रेन नहीं हो रहा है, आपने क्या किया? आपने वहां पे आर्टिफिशियल रेन करा दिया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि आखिर ठीक है आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, तो हम लोग कभी आर्टिफिशियल रेन करा ही नहीं पाते। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज किया एंड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज हमने नेचर को ओवरकम करने की कोशिश करी, ठीक है। और यहीं पे दूसरी बात आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म आपको इमेज देख के समझ आ रहा हो। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म का मतलब ये होता है कि हम ह्यूमन, हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। अब टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद मुझे अब ये आइडिया है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं इस नेचर को ओवरकम करके खुद के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दूंगा, चाहे कितनी भी डाइवर्स कंडीशन हो। यानी अगर मुझे तुम बात करोगे ना डेजर्ट में रहने के लिए, तो मैं डेजर्ट में रह लूंगा। पूछो कैसे? मैं घर बनाऊंगा। अब घर में क्या करूंगा? बहुत तगड़ा वाला एसी लगा दूंगा, एयर कंडीशनिंग कर दूंगा। तो बाहर कुछ भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ठंडे में हूं ना। तो मैंने टेक्नोलॉजीज का यूज किया एंड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज नेचर को ओवरकम करके खुद के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट की। दैट इज नोन एज पॉसिबिलिज्म, ठीक है। अगर आप बात करोगे जापान की, अगर आप बात करोगे दुबई की, तो जापान बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और यहीं पर अगर बात करोगे दुबई की, तो वो डेजर्ट है, एक तरफ खारा पानी, एक तरफ डेजर्ट। लेकिन इतना डेजर्ट और खारा पानी में भी वहां पे इतना मोस्ट डेवलप सिटी डेवलप हुआ। और यहीं पर अगर बात करोगे जापान की, तो जापान में एग्रीकल्चर नहीं होता है। वहां पे आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यानी ह्यूमन ने स्टडी की टेक्नोलॉजीज एंड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज नेचर को ओवरकम करके खुद के लिए पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर दिया। और यही बात कहता है पॉसिबिलिज्म। लेकिन इसके बाद एक और बात आती है, दैट इज व्हाट, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आप इन डिफरेंसेस को देखोगे, पढ़ोगे, नोट में अपने लिख लोगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। 3 मार्कर में आराम से पूछ ले गई, ठीक है। 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर आप बात करो कि तीसरा कॉन्सेप्ट, लोगों ने बोला देखो पहली बात ये कि आप बहुत ही तगड़ा बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये बहुत ही रिजिड है और आप बहुत फ्लेक्सिबल हो। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा आप मध्यम मार्ग अपनाऊंगा। मैं बोलूंगा स्टॉप एंड गो, यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। बुद्धिज्म आप सबने पढ़ रखा है ना। बुद्धिज्म क्या कहता है कि आपको ना ही बहुत खुश होना है, आपको नहीं बहुत उदास होना है, आपको मध्यम मार्ग में चलना है। वैसे ही बोल रहा, सुनो, आपको बहुत रिजिड नहीं होना है, आपको बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होना है, आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना है, दैट इज स्टॉप एंड गो टेक्निक। अब स्टॉप एंड गो क्या होता है? स्टॉप, देखो पहली बात इसको प्रपोज किया था ग्राफी टेलर ने, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके साथ साथ स्टॉप मतलब हाल्ट डेवलप्ड व्हेन इट कॉज इरिवर्सिबल हार्म टू नेचर। आपको उस जगह पर रुक जाना है जब आप इरिवर्सिबल इफेक्ट कर रहे हो, यानी आपको उस जगह पर रुक जाना है जब आप ऐसी चीजों को यूज कर रहे हो जो कि इरिवर्सिबल हो, ठीक है। उसके बाद गो का मतलब प्रोसेस विद डेवलपमेंट विथ नेचर सस्टेनेबल लिमिट्स, यानी आप नेचर का यूज कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, यानी चीजें सस्टेन कर सकती है यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने स्टॉप एंड गो टेक्निक बोला। और इसको देते ग्राफी टेलर ने, जिसको न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, और ये मध्यम मार्ग है। क्लियर हो गया? यहां तक आगे चलते हैं। ये चीज है पॉसिबिलिज्म की। देखो, डिटर्मिनिज्म में बोला नेचर कंट्रोल ह्यूमन, फिर पॉसिबिलिज्म ने ह्यूमंस हैव चॉइस, लोग कैसे डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी का यूज करके, ये पॉसिबिलिज्म है। यानी मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दी। और यहीं पे न्यू डिटर्मिनिज्म, यानी ह्यूमन प्लस नेचर इन बैलेंस, दैट इज न्यू डिटर्मिनिज्म। क्लियर है यहां तक आप सभी को? आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने नेचर को स्टडी कर ली कि आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर स्कोप कैसा है। अब देखते हैं स्कोप कैसा है। आपने समझ लिया डेफिनेशंस के थ्रू कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर को समझ लिया कि ठीक है ये डिटर्मिनिज्म है, न्यू डिटर्मिनिज्म है, या फिर ये पॉसिबिलिज्म है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि स्कोप क्या। जब बात करते हो ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग नेचर और ह्यूमन के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे ह्यूमन ज्योग्राफी में रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप कैसे होगा? सिंपल सी बात है, जहां की ज्योग्राफी बहुत अच्छी होगी, जहां का फिजिकल स्टेट आपको सपोर्ट कर रहा होगा, वहां पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, वहां पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। और जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा होगा, तो आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हो रहोगे। यानी मैंने इकोनॉमिकली स्टडी की, उसके साथ साथ मैंने वहां का एग्रीकल्चर स्टडी किया, मैंने रिसोर्सेज की स्टडी करी, मैंने वहां पे पॉलिटिकली स्टडी करी कि हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से मैं पॉलिटिकली बहुत ही वीक हो जाता, तो मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी यूज करा, मैंने सारी चीजों की स्टडी करी। यानी अब मैं बात करूं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी तब इफेक्ट होती है जब आपका फिजिकल स्टेट ये सपोर्ट करता है कि आप वहां पे ग्रो कर सकते हो, तो हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो जाता है। सेटलमेंट, जहां पे अच्छी कंडीशन होंगी वहां पे लोग सेटल होंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी,
जहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा होगा, वहां पे इकोनॉमिकली आप ग्रो कर रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। या फिर मिनरल्स बहुत अच्छे होंगे, ओर्स बहुत अच्छे होंगे, ऑयल रिजर्व होगा, सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी सपोर्ट करेगी और इस ज्योग्राफी के थ्रू आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो। सोशल ज्योग्राफी, वही बात है कल्चरल ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और कल्चरल ज्योग्राफी में ही ये पढ़ा जाता है कि आखिर हमारे कल्चर को, जब पॉसिबिलिज्म पढ़ोगे ना, पॉसिबिलिज्म में यही बोला जाता है कि हमारे कल्चर को फिजिकल स्टेट इफेक्ट नहीं करती है, हमारे कल्चर को हमारा सोशल कंडीशन इफेक्ट करता है कि हमारा कल्चर कैसा होगा, ये हमारा सोशल कंडीशन बताएगा, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं बताएगी। ये पॉसिबिलिज्म कह रहा था, ठीक है बेटा, ये हमारे स्कोप हो गया। उसके साथ साथ बात करोगे आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, तो फोकस ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बात करोगे सेटलमेंट ज्योग्राफी में, आपको तो अर्बन रूरल सेटलमेंट कैसा होता है ये पढ़ना होता है। बात करोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज कैसे होंगे ये पढ़ना पड़ता है। और अब बात करोगे सोशल ज्योग्राफी में, तो आपको सोशल एंड द सोशल ग्रुप कैसे होते हैं ये बात करना होता है। अब बात करो कल्चरल ज्योग्राफी की, दैट इज लैंग्वेज और कल्चर कैसा होता है ये बात करना होता है। और बात करोगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, तो स्टेट एंड बाउंड्रीज कैसी होती है। जैसे अगर हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री में हिमालय नहीं होता तो हम लोग पॉलिटिकली वीक होते, चाइना हम पे हमला कर रहा होता और कहीं ना कहीं एक बॉर्डर की टसल चल रही होती है जैसा पाकिस्तान में चल रही होती है, तो हमें हिमालय सपोर्ट करता है। दैट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल स्टेट हमारे ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी हमारे पॉलिटिकली को सपोर्ट कर रही है, दैट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्लियर है यहां तक बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला है हु इंट्रोड्यूस, पहला क्या, हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म और न्यू डिटरमिनिज्म। आपको स्टॉप करना, आपको आंसर देना। दूसरा क्वेश्चन है दैट इज Who defined human geography as a synthetic study of the relationship between the human society and the earth surface? आपको इसका भी अभी स्टॉप करके आपका इसका आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज who is considered the main proponent of the concept of possibilism? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म को किसने बताया था, इसको भी आंसर आपको कमेंट करना है। नीचे देखते हैं, दैट इज which ideology as reflected by the concept of the humanization of nature? आपको ये भी बताना है, ठीक है। ये देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? इसमें से कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी का सब फील्ड नहीं है? और ये सबसे आसान सवाल है, ठीक है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट कर दोगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पूरे ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था, इट वाज द श्योर शॉर्ट रिवीजन, यानी आप इससे रिवाइज कर सकते हो, सारी चीजें मार्क्स कवर कर सकते हो, जो भी सारी चीजें आप इसको रिकॉल कर सकते हो और ये बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके सारे एग्जाम के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। सुनो, पहली बात, जो भी आप आगे चाहते हो आप नीचे कमेंट कर दोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो भी चीजें मेरे सपोर्ट चाहिए आप नीचे कमेंट कर दोगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक काम करो, पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।